हेलो स्टूडेंट्स। साइंस के पेपर कोड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं तकरीबन, तो करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कल पेपर है, इसकी तैयारी हो जाए जितनी उतना अच्छा है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी तांबे की तार की लंबाई को एज इट इज़ रखते हुए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को 3 गुना कर दी जाए तो उस तार की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो बच्चों, प्रतिरोधकता देखिए, प्रतिरोध का फार्मूला होता है R = रोहो L/A। रोहो जो होती है इसकी प्रतिरोधकता होती है। लंबाई या मोटाई बढ़ाने घटाने से प्रतिरोधकता पर कोई अंतर नहीं आता। प्रतिरोध पर तो आ जाता है क्योंकि वो लंबाई और चौड़ाई मोटाई पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा पहले का, उतनी ही रहेगी, ऑप्शन बी आएगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम। अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो उसको कैसा दोष है बच्चों। दूर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही तो निकट दृष्टि दोष है। कैसा है? निकट दृष्टि दोष। अगर उसको पास की चीज़ साफ नहीं दिखाएगी देगी तो दूर दृष्टि दोष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। कौन सा ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा से नहीं उत्पन्न हुआ। तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा बच्चों हमारी सौर ऊर्जा से प्राप्त नहीं होती, वो नाभिक के टूटने से उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा। पवन ऊर्जा सूर्य की गर्मी के कारण पवन ऊर्जा चलती है, तो इसलिए पवन ऊर्जा भी सूरज से ही प्राप्त होती है। बाकी सारी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। पुनः प्रयोजन। पुनः प्रयोजन बच्चों, किसी चीज़ को टूटी फूट, मान लो आपके पास जिस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल के लिए बनी थी, अब उस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रही, परंतु उसका कोई और इस्तेमाल कर लें तो पुनः प्रयोजन कहलाता है। जैसे अचार रखने की बरनी है, उसका ढक्कन टूट गया तो हम उसको गमले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो डब्बा है, कोई भी प्लास्टिक का डब्बा, अगर हम उसको गमले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, पुनः प्रयोजन। मान लो लेके आप टॉफ़ी के लिए आए थे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल गमले के रूप में हो रहा है, तो उसका हमने दोबारा इस्तेमाल कर लिया। इस चीज़ को कहा गया है पुनः प्रयोजन। तो एक एक नंबर के प्रश्न खत्म हो गए बच्चों। 2-2 नंबर वाले प्रश्न। 500 वाट का एक फ्रिज 10 घंटे रोज चला, 4 रुपये की अगर 1 किलोवाट आवर खर्चा है तो 30 दिन में उसका बिल कितना आएगा। तो ऐसे सवालों में बच्चों 500 वाट को पहले किलोवाट में बदल लो, सवाल को आसान करने के लिए, यानी कि वो आधा किलोवाट का रह गया। कितनी देर चला है वो रोज? 10 घंटे। तो 10 घंटे तो शक्ति कितनी खर्च होगी, ऊर्जा कितनी खर्च होगी? आधे किलोवाट की चीज़ रोज 10 घंटे चल रही है तो 5 यूनिट या 5 किलोवाट आवर, जिसको कि हम 5 यूनिट बिजली कह देते हैं, रोज खा रहा है। 10 घंटे चल रहा है ना वो। तो 1 महीना चला, तो 1 महीने में अगर 30 दिन है तो कितने यूनिट हो गए? 150 यूनिट। और 1 यूनिट है 4 रुपये का, तो 150 गुना 4 यानी 600 रुपये सिर्फ किस बात का खर्चा है? खाली एक फ्रिज चलाने का। कितने दिन? पूरा 1 महीना। बड़े बांधों के निर्माण में सामाजिक व पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती हैं बच्चों? क्या होता है? पर्यावरण समस्याएं वहाँ की जो वनस्पति है, जीव जंतु हैं, उनको बड़ा नुकसान होता है। वहाँ की सारी वनस्पति उखड़ जाती है बांध, क्योंकि हम कृत्रिम निर्माण कर रहे हैं। वहाँ पाए जाने वाले स्पेसिफिक जीव जंतु, उनको भी नुकसान पहुँचता है। कोई विशेष मछली वहाँ पाई जाती है। साथ साथ वहाँ के लोगों को भी विस्थापित किया जाता है। जैसे कि हिमाचल के बहुत सारे लोग यहाँ भी आकर के रहते हैं, क्योंकि वहाँ
को उस जगह में बांध बनाना है। तो बांध बनाने के लिए हमें पर्यावरण भी नुकसान होता है और सामाजिक रूप से भी बहुत लोगों को नुकसान सहना पड़ता है, क्योंकि उनके घर विस्थापित हो जाते हैं, गांव टूट अलग हो जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। अब बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर है वायुमंडल, ग्रह से आया प्रकाश बार बार अपवर्तन होगा, तो हमें टिमटिमाते हुए दिखना चाहिए था। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, परंतु ग्रह क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक हैं, तो इनको हम बिंदु स्रोत नहीं मान सकते। ये बिंदु स्रोत की तरह काम नहीं करेंगे। तो जो अगर उनकी स्थिति में परिवर्तन आया भी है तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल कर जाता है, इसलिए ग्रह हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि ग्रह पृथ्वी के नज़दीक हैं। हम उनको क्या नहीं मान सकते, बिंदु स्रोत नहीं मान सकते, इसलिए ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। 2 नंबर में कुछ ज़्यादा डायग्राम बना दोगे, 1 नंबर का डायग्राम। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर, उसका सिद्धांत क्या। विद्युत मोटर क्या है बच्चों? विद्युत मोटर जो हमारी विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि कौन सी ऊर्जा हो गई, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, वो विद्युत मोटर कहलाती है। तो हमारा मकसद इस आर्मेचर, इस कोयल, इस कुंडली को घुमाना है। ये हमारे हो गए 2 चुंबकीय ध्रुव। इस कुंडली ABCD इसकी आर्म है, ये चुंबकीय क्षेत्र में पड़ी है। तो जैसी इसमें से विद्युत गुजरती है कुंजी, तो फ्लेमिंग के वामस नियम के अनुसार इस बाजू पर ऊपर की तरफ बल लगता है और इस बाजू की ओर नीचे की तरफ बल लगता है। तो ये बल एक तरह से इस कुंडली के अंदर ABCD के अंदर घुमाव पैदा कर देता है। इस प्रकार मोटर घूमना शुरू कर देती है। यहाँ पर हमारे वलय भी होते हैं। अगर ये वलय विभक्त वलय ना लगाएंगे तो पूरे चक्कर के बाद आधे घूम के मोटर वापस आ जाती है। तो विभक्त वलय लगाए जाते हैं ताकि लगातार मोटर हमारी घूमती रहे। तो मोटर वाला प्रश्न 4 नंबर में आया हुआ है, आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के 1 नंबर, सिद्धांत का 1 नंबर और 2 नंबर की थोड़ी सी व्याख्या। तो 6 नंबर के प्रश्न में 3-3 नंबर के 2 प्रश्न, दोनों सवाल ही आए हुए हैं। थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल होता है सवाल करना, बल्कि डायग्राम बनाना आसान होता है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण में 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। उत्तल दर्पण ही हो गया हमारा ये। इसके सामने 20 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दे रखी है R, दे रखी है 30, U वस्तु पड़ी है 20 सेंटीमीटर। आगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछ रखा है शायद। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, तो वक्रता त्रिज्या 30 है, तो आपको इसकी वक्रता त्रिज्या इस तरफ है तो प्लस में ही होगी। सूत्र आ जाएगा हमारे पास 1/f, दर्पण सूत्र 1/u प्लस 1/v। f होता है R/2, R दे रखी है 30, 30/2 हो जाएगा 15। इधर से u माइनस का लेना पड़ेगा, 20 ले रखा है तो -20 लेना पड़ेगा क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने पड़ी है। तो हमारे पास बन जाएगा 1/15 बराबर -1/20 प्लस 1/v हमें पता लगा है। तो 1/v हो जाएगा हमारा 1/15। लघुत्तम आ जाएगा 30 भी नहीं आता, दोनों के पार्ट में 60 आता है। तो 4 प्लस 3 तो 60/7 दूरी पर, 60/7 सेंटीमीटर दूरी पर प्लस का आया है, यानी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण दे रखा था हमको और इसकी उसने प्रकृति पूछी है, क्योंकि v पीछे की तरफ बने तो आभासी, वास्तविक, तथा सीधा के उल्टा से उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि m जब आप करेंगे वो -v/u
u होता है 60/7 प्लस का, और वो -20 दूरी पर थी, तो प्लस का मतलब सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और बड़ा बनेगा छोटा बनेगा वो अपन 2 मिनट देख लेते हैं बच्चों। तो इस प्रकार ये न्यूमेरिकल ये सूत्र लगा के हो जाएगा। अभी मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूँ। एक अवतल लेंस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, कितनी दूरी पर रखें कि द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो इस बार लेंस सूत्र इस्तेमाल करना होगा हमें। एक बार लेंस दे रखा कौन सा है, अवतल लेंस दे रखा है। अवतल लेंस होता है हमारा इस तरीके का, ठीक है जी। वी दे रखा है हमको, लेंस 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने, और अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंस सूत्र है, वी दे रखा है हमारे को 15 सेंटीमीटर, अवतल लेंस, तो ये आ गया हमारा अवतल लेंस बच्चों। अवतल लेंस में ये सवाल, इस सवाल में v लेना पड़ेगा हमको -10, और f आ जाएगा हमारा -15 सेंटीमीटर। अब हमको लेंस सूत्र लगा के इसे सोल्व करना है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें u पता लगाना है कि वस्तु कहाँ पड़ी। 1/u इधर आ जाएगा, 1/v माइनस 1/f। तो हल करके हमारे पास आ जाएगा u बराबर -30 सेंटीमीटर। फिर उसने पूछ रखा है वस्तु के बारे में सारा, आवर्धन भी बताओ। आवर्धन का सूत्र होता है v/u। ये बच्चों एनसीईआरटी का सोल्ड सम ही है। -10 पे तो वस्तु पड़ी थी, 1/3 0.33, यानी कि 1 से छोटा है तो सीधा प्रतिबिंब बना है, और वस्तु से छोटा बना। हमेशा अवतल लेंस के अंदर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा बच्चों। अगला प्रश्न देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कौन सा मिरर है हमारा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के केस के अंदर f = 1/r, परंतु हमें ये सोचना होगा कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है कि माइनस में। तो इधर वाली त्रिज्या प्लस में होती है, तो बस 1/f बराबर होता है r/2, f बराबर r/2। 32 दे रखी है, तो प्लस का 32/2 बराबर प्लस का 16 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पूछ रखी है, f बराबर r/2 जरूर याद रखें बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये 2 नंबर आगे उसने अवतल लेंस के लिए डायग्राम बनाने के लिए कहा है कि वस्तु अनंत पर पड़ी हो तो डायग्राम कैसा बनेगा। आइए डायग्राम बना देते हैं। अवतल लेंस, वस्तु पड़ी है अनंत पर, तो ये हमारा जो प्रकाशीय केंद्र से जाएगी वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी, और ये हमारी विचलित होगी, परंतु कहीं मिल नहीं रही तो हमें पीछे जाके मिलाना होगा। तो ये अनंत पर वस्तु पड़ी थी, प्रतिबिंब फोकस f पर बनेगा, छोटा बनेगा, और क्योंकि खुद मिल नहीं रही तो आभासी बनेगा। अगर खुद मिल जाती तो वास्तविक तथा उल्टा, तो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल लेंस द्वारा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाया, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का। आइए फिजिक्स वाला पोर्शन खत्म हुआ, केमिस्ट्री वाला पोर्शन करते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लोह चूर्ण यानी कि लोहा डाल दिया इसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो
FeCl3 प्लस HCl, आयरन क्लोराइड प्लस बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये बन जाएगा हमारा आयरन क्लोराइड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो बच्चों H प्लस आयन ना होने के कारण क्या, इसका सीधे एक लाइन में जो आप सिर्फ क्या देना है, H प्लस आयन की ना होने के कारण, देखो जब तक H प्लस आयन नहीं मिलते तो वो अम्लीय व्यवहार नहीं शो करता। तो सूखी चीज़ के अंदर H2SO4 मान लो पानी के अंदर नहीं है तो वो अम्लीय प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि क्या नहीं आए, H प्लस आयन ही नहीं आए, तो वो अम्ल की तरह बिहेव नहीं करेगा। सिर्फ H प्लस आयन की बात बतानी। दो तत्वों के नाम बताइए जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो दो तत्वों के नाम बताइए जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये हमारे हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम। बोरॉन भी है, बोरॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो मैग्नीशियम 12, 2, 8, 10 और 2। बाहरी छल्ले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कैल्शियम 20 है, 2, 8, 8, 2। तो कैल्शियम के भी बाहरी छल्ले में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या अभिकारक के अंदर और उत्पाद के अंदर बराबर होनी चाहिए, इसे ही संतुलित समीकरण कहते हैं। यह आधारित है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। अगर संतुलित नहीं होगी तो द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहेगा। तो अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या एक जैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। उदासीनीकरण क्या है? एक उदाहरण दीजिए बच्चों। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो जल प्लस लवण बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण कहा गया है। अम्ल प्लस क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं? जल और लवण। एक उदाहरण दीजिए। तो NaOH हमारा क्षार है, HCl प्लस NaOH मिलके बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिलके बनाएगा जल प्लस लवण। अगला प्रश्न, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से क्या संबंध है? एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों जो नई आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक के अनुसार चलती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसे अगली जगह दे दी जाती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम उसके नीचे आ जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिन सब परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि सबसे भारी छल्ले में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, जैसे लिथियम है, हाइड्रोजन के 1 है, ये हो गया हमारा सोडियम, ये हो गया हमारा पोटाशियम। तो इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे भारी छल्ले में एक समूह में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो सारे एक ही समूह में रखे जाएंगे। जिनके 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कोश में या बाहरी विन्यास में, वो सारे एक ही समूह में रखे जाएंगे। इस प्रकार जिसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं, वो एक ही समूह में रखी जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार ही इनको रखा गया है। लोहे को जंग से बचने के 2 तरीके क्या हैं? पेंट कर दो, ग्रीस लगा के, सस्ती धातु के ऊपर महंगी धातु की परत चढ़ा के, एनोडीकरण करके, पेंट करके, ग्रीस या तेल लगाकर, या सस्ती धातु के ऊपर महंगी धातु की परत चढ़ाकर भी हम, जैसे जिंक या जस्ते की परत चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर, तो हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। धातु तथा अधातुओं में अंतर रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुएं जो हैं हमारी
जल के साथ क्रिया करने पर क्या होता है, धातुएं हाइड्रोक्साइड बनाती हैं अपना, जैसे कि कैल्शियम जल के साथ क्रिया करने पर अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेकिन अगर अधातुएं देखें, अगर हम तो ये प्रश्न बच्चों फिर बाद में करते हैं। आप एक बार मिल नहीं रहा मुझे, धातुओं का मिल रहे हैं या रासायनिक गुण। मुझे अगला प्रश्न देखते हैं। तो वैसे धातुएं बच्चों जो हैं ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन खींचती हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रदान करती हैं, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती हैं, वो उनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। तो जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखलाओं को, असंतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध है, निकल की उपस्थिति में, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ा जाता है तो ये संतृप्त हो जाती हैं। इस प्रकार एकल आबंध के रूप में बन जाती हैं, चारों तरफ क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस चीज़ को क्या कहा गया है, हाइड्रोजनीकरण। इसमें बच्चों हमारा सिंपल जो वनस्पति तेल है वो डालडा घी बन जाता है, हाइड्रोजनीकरण कहा गया है इसको, हाइड्रोजन जोड़ना। और ये कैसे जोड़ा जाता है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में बदल जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। इसे कहा गया है हाइड्रोजनीकरण। दोबारा सुन लें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन जोड़ना। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा साबुनीकरण। नाम देने, CH3Cl हमारा हो गया क्लोरोइथेन। CH3Cl क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन, सॉरी क्योंकि एक ही कार्बन है ना, तो क्लोरोमीथेन। CH3COH ये वैसे इथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल है। CH3COOH ओइक अम्ल लगना है क्योंकि दो कार्बन है, तो एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल के बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 2 नंबर यहाँ। तो साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो साबुनीकरण क्या है बच्चों, एस्टर को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाया जाता है तो वापिस हमें अल्कोहल और साबुन की लंबी श्रृंखलाएं मिलती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण। जैसे कि ये है हमारा एस्टर CH3COO C2H5, इसकी क्रिया किससे करवाई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो एक तो मिल जाएगा हमको अल्कोहल C2H5OH प्लस साबुन के अणुओं की लंबी श्रृंखलाएं मिलेंगी, इसलिए इसको क्या कहा गया है, साबुनीकरण। क्योंकि इसमें साबुन तैयार किया जाता है, साबुन की लंबी श्रृंखलाएं इसी तरीके से तैयार की जाती हैं। एसिटिक जो हमारा एस्टर है, एस्टर की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होने पर क्या मिलता है हमें, साबुन की लंबी श्रृंखलाएं मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, पार्ट सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अगला प्रश्न, समजात अंगों का उदाहरण दीजिए। तो समजात अंग जो हैं हमारे, ये सारे के सारे क्या हैं, समजात अंग हैं बच्चों।
इसका आ जाएगा उत्तर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, निम्न में से कौन सा मानव नर जनतंत्र का भाग है? तो अंडाशय, गर्भाशय, ये तीनों ही स्त्री जनन तंत्र के, मादा जनन तंत्र के भाग है। तो शुक्रवाहिका आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। जीवाश्म क्या है? तो बहुत सारे जीव बच्चों, वैसे तो वातावरण में पड़े जीव जल खड़ जाते हैं, परंतु कई बार कुछ जीव गहरी मिट्टी के अंदर, गर्म मिट्टी के अंदर दब जाते हैं या बर्फ़ के अंदर दब जाते हैं, तो उनके जो कंकाल है या शरीर है परिरक्षित रह जाता है, संभला हुआ रह जाता है, जो वैज्ञानिकों को सर्च करने में कि पुराने जीव कैसे थे देखने में काम आता है। उनको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म। पोषी स्तर क्या है? पोषी स्तर बच्चों खाद्य श्रृंखला के अंदर विभिन्न स्तर होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? पोषी स्तर। जैसे घास सबसे नीचे प्रथम पोषी स्तर पर आती है, फिर उसके बाद मच्छर को खाता है मेंढक। तो इस तरीके से ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला में विभिन्न स्तर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम पोषी स्तर कहते हैं। प्रथम पोषी स्तर, सेकेंडरी, इस तरीके से पोषी स्तर होते हैं बच्चों। प्रकाशानुवर्तन क्या है? तो पौधे का प्रकाश की तरफ गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। एक अंधेरे कमरे में एक पौधा रख दो और खिड़की की तरफ से रोशनी आने दो, तो पौधे के पत्तों का विकास उस खिड़की की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाशानुवर्तन। दो तंत्रिका मध्य सिनेप्स में क्या होता है? तो दो तंत्रिका कोशिकाएं, जैसे कि ये तंत्रिका कोशिका है बच्चों, ये अगली तंत्रिका कोशिका है। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको कहते हैं सिनेप्स। तो जो संकेत है वो एक तंत्रिका कोशिका में विद्युत आवेग के रूप में चलता है। तंत्रिका कोशिका के अंदर किस रूप में चल रहा है संकेत? विद्युत आवेग। लेकिन जैसे ही एक तंत्रिका कोशिका से अगली तंत्रिका कोशिका में जाते तो एक रसायन का विमोचन होता है। ये आपको बात बतानी है। उस प्रश्न में एक विशेष प्रकार का रसायन का विमोचन होता है जो सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक लेके जाता है। फिर कोशिका के अंदर वो संवेग किस रूप में जाता है? विद्युत आवेग के रूप में। मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो लिंग निर्धारण के लिए हमें सारा बताना पड़ेगा कि 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े तो अलिंग होते हैं, एक जोड़ा जो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। मादा के अंदर ये दोनों गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, एक्स एक्स, परंतु नर के अंदर एक्स और वाई, एक गुणसूत्र बड़ा एक गुणसूत्र छोटा होता है। तो जब एक्स एक्स और एक्स वाई, मादा नर, मादा से तो एक्स मिलना ही मिलना है। अगर नर से एक्स मिला तो लड़की पैदा होगी, और अगर मादा से एक्स और लड़के से वाई मिला तो लड़का पैदा होगा। तो ये समझाना है आपको डायग्राम बना के। बीज अंकुरण का नामांकित चित्र बनाएं। तो बीज अंकुरण के अंदर बच्चों दो हिस्से होते हैं, एक मूलांकुर, एक होता है प्रांकुर। ये बात दोबारा से सुनना मेरी, मूलांकुर और प्रांकुर। तो एक होता है उसमें बीज पत्र। तो बीज अंकुरण के नामांकित चित्र। तो मूलांकुर जो है वो जड़ का हिस्सा होता है, एक बीज दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो जो एक हिस्सा है बीज पत्र हो गया, यहाँ से जो हिस्सा उगेगा वो जाएगा आगे, प्रांकुर बनेगा, वो पौधा तना बनेगा, पेड़ पत्ते निकलेंगे। एक होता है मूलांकुर जो जड़ बनेगा, उससे जड़ निकलेगी। तो
दो हिस्से निकलते हैं बीज में से, मूलांकुर और प्रांकुर। शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि बच्चों जो शुक्र वाहिका के थ्रू जो हमारा शुक्राणुओं ने जाना होता है उसमें स्त्राव जो होता है एक पदार्थ का, वो कहाँ से होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय अपने स्त्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं। क्या चीज़? स्त्राव यानी एक चिपचिपा पदार्थ जो कौन डाल रहा है? शुक्र वाहिका या प्रोस्टेट ग्रंथि जहाँ से ये स्त्राव निकलता है। ये एक तरल माध्यम है जो क्या काम करता है? शुक्राणुओं को शुक्र वाहिका में बहने में आसानी प्रदान करता है और इसमें पोषण पदार्थ होते हैं। तो दो काम हो गए, एक तो आसानी से तरल माध्यम है, आसानी से स्थानांतरण हो पाएगा, और इसमें पोषण पदार्थ भी है। किसके लिए? शुक्राणुओं के लिए इसमें पोषक पदार्थ भी होते हैं। वो काम कौन कर रहा है? शुक्र वाहिका और प्रोस्टेट और शुक्राशय। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाए। एनसीईआरटी किताब में देख लेना बच्चों, क्या कुछ होता है वो मैं बता देता हूँ। पत्ती के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में तो मध्य शिरा, एक पत्ती जैसे आप बनाओगे, यहाँ पे भी ये सारे बताने पड़ेंगे ये क्या चीज़ है। तो एक मुख्यता होती है मध्य शिरा, और पर्णपटल जिस पत्ते को कहा जाता है, पत्ते का पटल प्लेन, और है हमारे पास शिराएं, पतली पतली धागेनुमा संरचनाएं, शिराएं। फिर इसके ऊपर और अगर आप इसको खोल के देखते हैं सामने से तो बाहरी त्वचा होती है। बाहरी त्वचा के नीचे हरित प्लवक यानी हरे रंग के अणु होते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं वायु कोश, द्वार कोशिकाएं जो फैलती और बंद होती हैं। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी की किताब से देख लेना बच्चों। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन में अंतर बच्चों जो हमारी कोशिकाओं में होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वो होता है वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन। और बिना ऑक्सीजन वाला क्या कहलाता है? अवायवीय। ये किस में होता है? कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये होता है यीस्ट में, बिना ऑक्सीजन वाला। इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीन अंतर हो गए, एक अंतर और लिख लो। इसमें जो उत्पाद है वो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद जो है और जल है। अवायवीय श्वसन में उत्पाद है हमारा इथेनॉल, C2H5OH, अल्कोहल। तो वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर हो गया बच्चों। मानव हृदय की संरचना कार्य प्रणाली का तो मानव हृदय एक पंप की तरह काम करता है जो सारे शरीर में रक्त का प्रवाह बनाता है। तो रक्त पूरे प्रेशर से हृदय के कारण हमारे पूरे शरीर में बहता है। तो इसके 4 कोष्ठक होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। तो ये जो सबसे पहले हमारा जो रक्त है फेफड़ों से, ऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों से आया, बाएं आलिंद में, बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। तो इस प्रकार चारों कोष्ठकों में ये रक्त हमारा पूरे शरीर में 2 कोष्ठकों में से होकर जाता है। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। फिर आते हुए विऑक्सीजनित खून जो है हमारे दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, बाएं आलिंद से दाएं निलय के, दाएं आलिंद से दाएं निलय के अंदर, और फिर फुफ्फुस धमनी के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये पेपर थोड़ी देर में मैंने जल्दी में करवा दिया है। चैनल सब्सक्राइब कर लें और 11वीं में साइंस जरूर लें।